आज हम एक ऐसे अदालती मामले की पड़ताल कर रहे हैं जो रिश्तों, सहमति और कानून की उलझी हुई दुनिया पर रोशनी डालता है। कहानी कुछ यूं है, एक शादीशुदा महिला जो खुद एक वकील है, अपने ही वकील पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाती है। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट उस एफआईआर को ही रद्द कर देता है। हमारे पास इस मामले पर अदालत के फैसले की पूरी रिपोर्ट है और इससे जुड़ी कानूनी बारीकियों की भी जानकारी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। बिल्कुल, मतलब वो कौन से तर्क थे जो इतने मजबूत थे कि एफआईआर को ही खारिज करना पड़ा। हाँ, और ये मामला सिर्फ एक केस नहीं है, ये इस बात पर भी एक बड़ी बहस छेड़ता है कि कानून शादी के वादे पर बने यौन संबंधों को कैसे देखता है, खासकर तब जब शिकायत करने वाला इंसान खुद कानून का जानकार हो। जी। क्या एक वकील को धोखा नहीं दिया जा सकता, या कानून की नजर में उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? बिल्कुल। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की परतें खोलते हैं। तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले किरदारों को जानना होगा। ये जो शिकायत करने वाली महिला थी, कौन थी वो? उनका बैकग्राउंड क्या था? देखिए, शिकायतकर्ता एक 35 साल की महिला थी, अच्छा। शादीशुदा थी और उनका एक 8 साल का बेटा भी था। और वो कोई आम महिला नहीं थी। उन्होंने 2019 में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। मतलब एक प्रैक्टिसिंग लॉयर। जी बिल्कुल, एक प्रैक्टिसिंग वकील। और उनका अपने पति के साथ पहले से ही एक वैवाहिक विवाद चल रहा था, मामला कोर्ट में था। और जिस व्यक्ति पर आरोप लगा वो भी एक वकील था। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो आरोपी वकील पति के खिलाफ चल रहे केस में इसी महिला का वकील था। ठीक कहा आपने। यही बात इस मामले को बहुत पेचीदा बना देती है। क्लाइंट और वकील का रिश्ता तो भरोसे पर टिका होता है, और यहाँ उसी रिश्ते के बीच ये आरोप सामने आया। आरोप सीधा था। आरोपी वकील ने शादी का वादा करके महिला के साथ 1 साल से ज्यादा समय तक यौन संबंध बनाए। वाह, मतलब उसका अपना वकील और फिर उसी पर इतना गंभीर आरोप। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि अगर ये रिश्ता चल रहा था तो अचानक ये एफआईआर तक कैसे पहुंच गया? सही सवाल है। कुछ तो हुआ होगा जिसने इस रिश्ते का रुख बदल दिया। बिल्कुल। रिश्ते में खटास और इस मामले का जो ट्रिगर पॉइंट था वो एक ही था। क्या? आरोपी वकील की सगाई हो गई, और वो भी शिकायतकर्ता की अपनी छोटी बहन से। क्या? अपनी ही बहन से? ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। अदालत ने भी अपने फैसले में इसे एक गंभीर भावनात्मक झटका माना है। अदालत का मानना था कि ये एफआईआर उसी झटके और धोखे की भावना की एक प्रतिक्रिया थी। मतलब टाइमिंग बहुत अहम थी। बहुत। एफआईआर दर्ज कराने का समय यानी सगाई के ठीक बाद अदालत की नज़र में बहुत अहम था। उसे लगा कि एक सोची समझी कानूनी कार्रवाई से ज्यादा एक भावनात्मक आवेग में उठाया गया कदम था। ठीक है, तो ये थे मामले के हालात जो अपने आप में काफी उलझे हुए हैं। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कि अदालत ने इन हालात को किस नजरिए से देखा। अदालत ने एक लाइन कही जो इस पूरे केस का सार है। उसने कहा, ये कल्पना से परे है कि एक कानूनी रूप से शादीशुदा महिला को शादी के वादे पर यौन संबंध के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये बहुत मजबूत शब्द हैं। बिल्कुल, ये इस फैसले का दिल है। अदालत ने शुरुआत ही यहाँ से की। उसका कहना था कि इस मामले को किसी आम शादी का झांसा देकर रेप वाले केस की तरह नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ शिकायतकर्ता की अपनी पहचान, उसकी शिक्षा और उसकी परिस्थितियां उसे बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। अदालत ये नहीं कह रही थी कि एक शादीशुदा महिला के साथ अपराध नहीं हो सकता, बल्कि ये कह रही थी कि शादी के वादे का जो तर्क है वो इस खास मामले में लागू नहीं होता। तो अदालत के इस नतीजे पर पहुंचने के पीछे क्या वजहें थी? उन्होंने किन किन बातों को आधार बनाया? अदालत ने अपनी पूरी जांच को, आप कह सकते हैं, 5 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया, और ये 5 स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था शिकायतकर्ता की परिपक्वता, उसकी शिक्षा और उसका पेशा। एक वकील होना। जी। अदालत ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वो एक 35 साल की पूरी तरह से परिपक्व महिला है, और उससे भी बढ़कर एक प्रैक्टिसिंग वकील है। मैं समझ रहा हूं, पर कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि एक वकील भी तो इंसान होता है। क्या किसी की डिग्री या पेशा उसे भावनात्मक रूप से कमजोर होने या धोखा खाने से बचा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस केस की सबसे बड़ी बहस है। अदालत ने यहाँ भावनात्मक नजरिए से ज्यादा कानूनी नजरिए को तरजीह दी। उसका तर्क ये था कि एक वकील होने के नाते महिला को अपने कामों के कानूनी नतीजों की पूरी और गहरी समझ थी। उसे पता था कि उसकी शादी कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुई है, उसका तलाक नहीं हुआ है,
और यहीं से अदालत अपने दूसरे और शायद सबसे मजबूत तर्क पर पहुंचती है, कानूनी असंभवता। लीगल इम्पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, ये दूसरा स्तंभ था। अदालत ने कहा कि जब शिकायतकर्ता खुद जानती है कि वो कानूनी रूप से शादीशुदा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति, खासकर उसका अपना वकील जो उसकी कानूनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है, उससे शादी का ऐसा वादा कैसे कर सकता है जिसे पूरा करना उस समय कानूनी तौर पर असंभव हो। सही बात है। वादा तो उसी चीज का किया जा सकता है जो मुमकिन हो। जी, अदालत के लिए ये एक ऐसा वादा था जो शुरुआत से ही झूठा नहीं बल्कि असंभव था। तो अदालत ये कह रही है कि शिकायतकर्ता को एक वकील होने के नाते ये पता होना चाहिए था कि ये वादा कानूनी तौर पर खोखला है और इसलिए वो इस वादे के आधार पर धोखा खाने का दावा नहीं कर सकती। जी, और यहीं पर आईपीसी की धारा 90 का जिक्र आता है। हाँ, ये क्या है? ये धारा बताती है कि कौन सी सहमति नहीं मानी जाती। इसमें एक क्लॉज है, तथ्य की गलत धारणा या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के तहत दी गई सहमति। अच्छा, अभियोजन पक्ष ऐसे मामलों में अक्सर यही कहता है कि महिला ने यौन संबंध के लिए सहमति इसलिए दी क्योंकि उसे ये गलत धारणा थी कि पुरुष उससे शादी करेगा। लेकिन अदालत ने यहाँ इस तर्क को खारिज कर दिया। हाँ, अदालत ने कहा कि एक पढ़ी लिखी शादीशुदा वकील के लिए जो अपनी कानूनी स्थिति जानती है, किसी और से शादी का वादा तथ्य की गलत धारणा नहीं हो सकता। ये ज्यादा से ज्यादा भविष्य का एक इरादा हो सकता है, एक प्लान जो कई शर्तों पर निर्भर करता है, जैसे कि उसका तलाक कब होगा। अदालत के मुताबिक वो इस वादे की कानूनी सच्चाई को समझने में पूरी तरह सक्षम थी, इसलिए धारा 90 यहाँ लागू नहीं होती। ठीक है, तो पहला स्तंभ था उसकी शिक्षा और पेशा, दूसरा उस वादे का कानूनी तौर पर असंभव होना, तीसरा क्या था? तीसरा स्तंभ था रिश्ते की प्रकृति और उसकी अवधि। ये कोई एक दो बार की घटना नहीं थी, ये रिश्ता 1 साल से भी ज्यादा समय तक चला। 1 साल से ज्यादा? जी, अदालत ने इसे देखते हुए कहा कि ये एक सहमति से बना रिश्ता था, एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप। अदालत के शब्द थोड़े कठोर थे। उसने कहा कि ये शादी की संस्था की घोर अवहेलना थी, न कि किसी धोखे का नतीजा। लेकिन क्या इतने लंबे समय में किसी का भरोसा नहीं जीता जा सकता है, चाहे वो वकीली क्यों ना हो? 1 साल बहुत लंबा समय होता है। जरूर जीता जा सकता है, लेकिन अदालत का फोकस भरोसे पर नहीं बल्कि सहमति के कानूनी आधार पर था। उसका कहना था कि रिश्ता शुरू होने के समय जो सहमति दी गई, क्या वो एक झूठे वादे पर आधारित थी? और अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं, क्योंकि वादा ही कानूनी तौर पर असंभव था। अच्छा। उसके बाद रिश्ता 1 साल चला। ये दोनों की आपसी समझ और सहमति को दिखाता है, ना कि किसी लगातार चल रहे धोखे को। अदालत का मानना था कि रिश्ता जब बिगड़ा तो पुराने सहमति से बने रिश्ते को बलात्कार का रंग दे दिया गया। ये बहुत महीन रेखा है। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, जो शायद शिकायतकर्ता के केस के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ, उसके अपने बयानों में विरोधाभास। हाँ, ये बहुत अहम था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को जो अपनी पहली शिकायत दी, मतलब जो एफआईआर थी, उसमें उसने ये बात लिखी ही नहीं थी कि यौन संबंध शादी के वादे के आधार पर बने थे। क्या ये मुख्य आरोप पहली शिकायत से गायब था? गायब था। ये तो बहुत बड़ी चूक है। बलात्कार के आरोप का तो आधार ही यही था। बिल्कुल। ये बात उसने बाद में जोड़ी जब मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान दर्ज हुआ। अच्छा, ये 164 का बयान क्या होता है? देखिए, ये बयान पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि एक मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में होता है, ताकि व्यक्ति बिना किसी दबाव के अपनी बात कह सके। इसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन इस केस में अदालत ने पाया कि बाद में दिया गया ये बयान एक सुधरा हुआ संस्करण था, एक इम्प्रूव्ड वर्जन। अदालत ने सवाल उठाया कि अगर शादी का वादा ही सब कुछ था, तो ये बात पहली शिकायत से क्यों गायब थी? ऐसा लगा जैसे बाद में कहानी गढ़ी गई हो। कुछ वैसा ही, जैसे कानूनी सलाह के बाद कहानी में एक जरूरी हिस्सा जोड़ा गया हो। इससे तो उसकी पूरी कहानी की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो गया। और इसी से जुड़ा है 5वां और आखिरी स्तंभ, अन्य झूठे आरोप। और भी आरोप थे? हाँ, जांच के दौरान ये बात सामने आई कि शिकायतकर्ता ने सिर्फ वकील पर ही नहीं बल्कि अपने पिता, माँ, बहन और यहाँ तक कि अपने पति पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, और जांच एजेंसी ने उन सभी आरोपों को झूठा पाया। मतलब उसने अपने परिवार वालों पर भी आरोप लगाए थे? हाँ, शुरू में तो कहा गया था कि परिवार ने रिश्ते को बढ़ावा दिया था। जी हाँ, ये एक और बड़ा विरोधाभास था। पहले कहा कि परिवार वालों ने शादी का आश्वासन दिया, फिर बाद में उन पर भी आरोप लगा दिए जो झूठे निकले। अच्छा,
जब एक के बाद एक इतने सारे आरोप झूठे पाए गए तो अदालत की नज़र में जो मुख्य आरोप था उसकी विश्वसनीयता भी बहुत कम हो गई। अदालत को लगा कि ये एक पैटर्न है जहां रिश्तों में खटास आने के बाद गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। एक और आरोप था आपराधिक धमकी का, आईपीसी की धारा 506 के तहत। उसका क्या हुआ? हाँ, शिकायतकर्ता ने कहा था कि जब उसने आरोपी वकील से अपनी बहन से सगाई के बारे में सवाल किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अदालत ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अस्पष्ट और सामान्य था। मतलब शिकायत में ये नहीं बताया गया कि धमकी कब दी गई, कहाँ दी गई, किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ या उस समय और कौन मौजूद था। डिटेल्स नहीं थी? कोई डिटेल्स नहीं। कानून में आपराधिक धमकी के आरोप को साबित करने के लिए इन विवरणों का होना बहुत जरूरी है। बिना किसी ठोस जानकारी के अदालत ने इसे महज एक हवाई आरोप माना। तो अगर हम इन 5 स्तंभों को एक साथ देखें, शिकायतकर्ता का वकील होना, वादे का कानूनी तौर पर असंभव होना, रिश्ते का 1 साल तक सहमति से चलना, बयानों में बड़े बड़े विरोधाभास और दूसरे लोगों पर लगाए गए झूठे आरोप, तो अदालत की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल। अदालत ने इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखा और इस नतीजे पर पहुंची कि ये मामला कानून के दुरुपयोग का है। ये एक सहमति से बना रिश्ता था जो कड़वाहट के साथ खत्म हुआ और उसके बाद बदला लेने या भावनात्मक दर्द से निपटने के लिए कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अदालत ने साफ कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्कोर निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता। इस पूरी पड़ताल से ये तो साफ है कि अदालत ने इस मामले को सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और कानून की सख्त कसौटी पर परखा। शिकायतकर्ता की कानूनी समझ, जो उसके लिए एक ढाल होनी चाहिए थी, वो उसी के खिलाफ एक मजबूत तर्क बन गई। सही कहा। ये केस इस बात को रेखांकित करता है कि कानून 2 वयस्कों के बीच सहमति से लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डालता है, खासकर तब जब वे अपने फैसलों के नफा नुकसान को समझने में पूरी तरह सक्षम हो। हाँ। अदालत ने एक तरह से ये संदेश दिया कि आप अपने प्रोफेशनल ज्ञान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं तो उसी ज्ञान से जुड़ी जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते। ये सिर्फ एक रिश्ते के टूटने की कहानी नहीं, बल्कि सहमति, इरादे और कानून के संभावित दुरुपयोग पर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। बिल्कुल। और ये मामला एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है। हाँ, ये सवाल छोड़ जाता है कि जिम्मेदारी और संरक्षण के बीच कानून रेखा कहाँ खींचता है, जहाँ एक तरफ कानून का काम धोखे और आपराधिक इरादे से लोगों को बचाना है, वहीं ये भी सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत रिश्तों के टूटने को आपराधिक जामा ना पहनाया जाए। सही है। इस केस में अदालत ने साफ कर दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने फैसलों के परिणामों को समझने में पूरी तरह से सक्षम हो तो बाद में रिश्ता खराब होने पर वह कानून की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये केस सहमति और वादे के बीच की उस महीन रेखा पर एक जरूरी बहस छेड़ता है। अदालत ने तो वादे की कानूनी असंभवता पर ध्यान केंद्रित किया, पर एक समाज के तौर पर हम एक टूटे हुए वादे और एक आपराधिक धोखे के बीच की रेखा कहाँ खींचते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी व्यक्ति की शिक्षा या उसका पेशा उसकी सहमति की कानूनी परिभाषा को बदल देता है? ये सवाल भविष्य के कई मामलों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।